हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत की हमने 2 क्लास पढ़ ली है, जिसमें पहली क्लास में हमने पढ़ाया था यूरोपियों का भारत में आगमन। दूसरी क्लास में पुर्तगाल से रिलेटेड वो सभी चीजें हमने करा दी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम पढ़ते हैं दूसरी क्लास में, क्योंकि दूसरे नंबर पर आने वाले यूरोपीय कंपनी या यूरोपीय व्यापारी कौन से थे? डच थे। तो आज हम डच की बात करेंगे और डच को पूरी तरीके से इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि हम पहली क्लास में ही बताए थे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। दूसरे नंबर पर यानी 1599 में डच लोग भारत आए और कंपनी की स्थापना दोस्तों मैंने बताया था कि 1602 में हुई थी। कंपनी की स्थापना डचों ने जो कंपनी की स्थापना भारत में की वो 1602 में। डच कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन ये आए कब थे? तो 1599 में ही डच भारत में आ गए थे। तो पुर्तगालियों से लगभग 100 साल बाद आपको ऐसा करके याद रखना है कि 1498 में पुर्तगाल का एक व्यापारी था वास्को डी गामा, जो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ऐसी से याद रखना कि 1599 में डच लोग भी भारत आए थे। 1498 1599 लगभग 100 साल बाद डच लोग भारत में आए। तो भारत में ये आए क्यों? तो भारत में आने की सबसे बड़ी इनकी जो मंशा थी व्यापार करना, व्यापार में लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली लोग यहाँ से आते, ले जाते, मसाले बेचते तो बहुत सारा धन कमाने लगे। पुर्तगाली लोग बहुत सारा पैसा कमाने लगे। तो इन पैसों को देखते हुए और जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भी आकर्षित हुई, जिसमें डच भी थे, ब्रिटेन वाले भी थे और फ्रांसीसी कंपनी थी। 2 कंपनियां और थी जो आपको लास्ट में एक एक लाइन में मैं बताऊंगा लास्ट क्लास में, कि डेनिश और स्वीडिश 2 कंपनियां और थी जो आई थी। तो यहाँ पे व्यापार करने ये भी आई। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट में कि 1602 में जब कंपनी की स्थापना हुई तो इसको 21 वर्षों का दोस्तों चार्टर मिला। कितने वर्षों का चार्टर मिला? ध्यान रखना, क्वेश्चंस ये जो आपसे बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डच कंपनी की जब स्थापना हुई तो कितने वर्षों का चार्टर मिला था दोस्तों? 21 वर्षों का चार्टर मिला इनको कि आप जाइए 21 वर्षों तक व्यापार कीजिए, उसके बाद ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो 21 वर्षों का चार्टर मिला। जब 21 वर्षों को इनको चार्टर मिला तो उसके बाद इन्होंने इस चार्टर के माध्यम से ही संधि करने, किले बनाने और क्षेत्र जीतने, क्षेत्र जीतने का भी इनको चार्टर दिया गया कि आप ये सब काम जाके वहां पूर्व में कर सकते हैं। तो ये चीजों का जब चार्टर मिला, ये आए भारत में, तो भारत से ज्यादा इंटरेस्ट कहां था दोस्तों? इंडोनेशिया के द्वीपों पर। भारत से ज्यादा इंटरेस्ट इनका कहां था? इंडोनेशिया के द्वीपों पर, यानी सुमात्रा, जावा और यहीं आसपास ही स्पाइस आइलैंड था, इसको स्पाइस आइलैंड बोला जाता है। तो यहां पे इनका जो है व्यापार ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि ये शुरू में मसाले के व्यापार से ही संबंधित थे। तो यहाँ पे ये आते, मसाला का व्यापार करते, बेचते यूरोपीय कंपनी में जाके या यूरोप के बाजारों में, तो वहां इनको लाभ होता। तो शुरुआत में तो ये यहीं जुड़े हुए थे। और यहाँ पे पुर्तगाली, क्योंकि पता है आपको 1498 में ही पुर्तगाली आ चुके हैं। तो पुर्तगाली मैंने आपको बताया था, अगर रिकॉल करवाऊं, अल्बुकर्क ने मलक्का स्टेट और यहाँ हॉर्मुज जल संधि, इस पूरे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार है। तो इसका मतलब जहां भी पुर्तगाली लोग रहे होंगे तो पुर्तगालियों को यहां से डचों ने हराया। और 1623 में अंग्रेज भी इसको जीतने के लिए कोशिश कर रहे थे, यहां अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां जो मसाले की उत्पादन होता था, मसाले का यहां बहुत ज्यादा होता था। तो इस वजह से अंग्रेज की भी निगाहें यहां पर थी और पुर्तगाली की भी थी, डच की भी थी। पुर्तगाली को तो हरा दिया डचों ने। अब अंग्रेज भी कितने में याद रखना दोस्तों? 1623 में अंग्रेजों को भी डचों ने यहां से हरा दिया। कहां से? इस स्पाइस आइलैंड, सुमात्रा, जावा, इन जगहों से हरा दिया।
जब यहाँ इन्होंने डचों ने इनको हराया तो डचों को लगा कि हम शक्तिशाली काफी ज्यादा हैं। तब इन्होंने क्या किया कि भारत में भी आए। अब भारत में आपको बता दूं पहले ही इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी थी दोस्तों तो आप जाके प्ले लिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन यहाँ नॉर्मल तरीके से व्यापार करते थे, लेकिन जब यहाँ इन्होंने हराया, पुर्तगाली को भी हराया, अंग्रेज को भी हराया, तो यहाँ ये अधिक तरीके से आने लगे। कई जगह इन्होंने कोठियां अपनी बना दी, बहुत सारी जगह, जैसे अगर आपसे बात किया जाए सूरत में इन्होंने बनाया, कैम्बे में बनाया, अहमदाबाद में बनाया, भड़ौस में बनाया, बालासोर में बनाया। तो ऐसे ही इन्होंने कई जगह अपनी पूरे भारत में बहुत जगह फैक्ट्रियां बनाई, पटना में भी बनाई, आगरा में भी अपनी व्यापारिक केंद्र खोले। ठीक है दोस्तों, तो अब धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी, ये भी कंपनी पे सरकार का पूरा आधिपत्य था। कंपनी अपने हिसाब से व्यापार नहीं कर सकती थी। कुछ करना होता था तो उसको सबसे पहले गृह सरकार से अपना अनुमति लेनी होती थी, क्या हम ये चीजें कर सकते थे। तो इस वजह से ये इसकी असफलता का अगर डच के बारे में कहा जाए तो इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि गृह शासन से इसका कंपनी पर बहुत बड़ा दबाव था, बिना इसके पूछे कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरा सबसे बड़ा इसका हारने का कारण दोस्तों था कि जो इसकी अंग्रेज की नौसेना थी वो डचों की नौसेना से अधिक थी। तो ये दो कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो डचों के पतन का कारण बना। और लास्ट में जाके 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया पूरी तरीके से। तो और वो भारत को छोड़कर पूरी तरीके से इस क्षेत्र में ही व्यापार करने लगे। अब इनका भारत से कोई मतलब नहीं रहेगा, भारत को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी। यहाँ पे फ्रांसीसी भी हैं, अंग्रेज भी हैं, पुर्तगाली को तो पहले ही ये लोग भगा चुके हैं। तो अंग्रेजों ने भी उनको भारत में हराया। किसको हराया? डचों को। और फ्रांसीसियों ने भी डचों को भारत में हराया। तो ये अपना यहाँ का जितनी भी चीजें थी खत्म करके यहाँ आके केंद्रित हो गए और यहीं से फिर मसाले का व्यापार करने लगे। अब एक दो चीजें आपको डचों के बारे में दोस्तों और जानने की जरूरत है कि जब ये भारत आए तब इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार करना यहां से शुरू किया। अगर आपसे पूछा जाए सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी तो वो डचों की ही थी। तो डच आए उसके बाद ही पूरे विश्व जगत में भारत के सूती वस्त्र को प्रख्याति मिली या विख्याति मिली। तो इसमें तीन चीजें मुख्यतः जब भारत से ये व्यापार करने लगे तो मुख्यतः तीन चीजें ऐसी थी जो भारत से ये व्यापार करते थे: नील, सोरा और सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, नील, सोरा और सूती वस्त्र ये तीन चीजें व्यापार करते थे। इसको ध्यान रखना आप कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं तो वो नील, सोरा और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने में विश्व जगत में किसकी भूमिका थी? डचों में। और डच ही ऐसे यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मनमाना शुल्क कभी नहीं लगाया भारतीय कपड़ों पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। अब एक एक करके हम इसको थोड़ा फैक्ट के रूप में पढ़ लेते हैं। अब मैप में आप जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैप हम मिटाते हैं और एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं एक एक करके। मैंने आपको कहानी के रूप में सारे चीजें बता दी, बस अब फैक्ट पे कुछ चीजें हैं जो हमें फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं 1599 में भारतीय डच व्यापारी भारत आए और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना हुई। तीसरा 1605 आपको याद रखना है दोस्तों। प्रथम फैक्ट्री
मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। आगे और फैक्ट हम देखते हैं। अगर आगे फैक्ट की बात करें हम दोस्तों, तो 1623 में अंग्रेजों को हराया गया। अंग्रेजों को हराया कहां पे? इंडोनेशिया के आइलैंड पे, यानी जावा, सुमात्रा या स्पाइस आइलैंड पर अंग्रेज द्वारा 1623 में आधिपत्य करने की कोशिश की गई और डचों द्वारा अंग्रेजों को 1623 में वहां हरा दिया गया। अब अगर इसमें और आपकी बात करें कि मुख्यतः निर्यात की जाने वाली वस्तु भारत से, यानी भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्यतः वस्तु कौन सी? 3 चीजें मैंने आपको बताया था दोस्तों। पहला नील, दूसरा सोरा और तीसरा आपका सूती वस्त्र। ये 3 चीजें याद रखना दोस्तों कि निर्यात की जाने वाली मुख्यतः 3 वस्तुएं जो डचों द्वारा भारत में से निर्यात किया जाता था, नील, सोरा और सूती वस्त्र। ठीक है। एक फैक्ट मैंने दोस्तों आपको और बताया था। 1658 में पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया। सॉरी, पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया। किसने जीता? डचों ने जीत लिया। ये फैक्ट आप याद रखना कि किस सन में पुर्तगालियों से श्रीलंका को डचों ने जीत लिया। तो 1658 में डचों द्वारा श्रीलंका में पुर्तगालियों को हरा दिया गया और श्रीलंका को जीत लिया गया। अब इसमें अगर आपसे और पूछे आपसे दोस्तों, कहां कहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो 4-5 जगह ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा। सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कैम्बे, भड़ौच, अहमदाबाद, चिंसुरा, बालासोर, पटना, आगरा, नागपट्टनम, ये चीजें दोस्तों आप एक बार देख लीजिए और एक नजर इस पे देखिए और लिख लीजिए कि ये चीजें आपसे पूछे कहां कहां स्थापित की, तो मुख्यतः इन जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां या व्यापारिक केंद्र खोले। तो ध्यान रखना दोस्तों ये सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं। एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, 1741 कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध, इस युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा द्वारा डचों को पराजित किया गया। दोस्तों अभी तक ये फैक्ट आया नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा आप। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है
कि कोलाचेल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या कोलाचेल के युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने किस कंपनी को हराया, डच को हराया या पुर्तगाली को हराया या फ्रांसीसी को हराया या अंग्रेज को हराया। तो किसको हराया दोस्तों? डचों को हराया। किसने हराया? राजा मार्तंड वर्मा ने। तो राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित किया। अब एक फैक्ट आपको और जो याद रखना है दोस्तों, और याद रखना राजा मार्तंड वर्मा कहां के राजा थे? केरल के। तो यानी जब इन्होंने हरा दिया 1741 में, तो राजनीतिक सत्ता के रूप में डच यहां से समाप्त हो गए। केरल में राजनीतिक सत्ता के रूप में डच यहां से समाप्त हो गए, और बची खुची जो इनकी शक्ति थी वो अंग्रेजों द्वारा 1759 में वेदरा के युद्ध में पूरी तरीके से इनको समाप्त कर दिया गया। मतलब भारत में इनका जो लास्ट युद्ध था, निर्णायक युद्ध था भारत में, वो अंग्रेजों द्वारा था। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डचों को निर्णायक शिकस्त दी। तो निर्णायक शिकस्त देने का मतलब अब भारत से पूरी तरीके से डच समाप्त हो चुके हैं। अब उन्होंने अपना ध्यान केवल एक जगह लगाया, कहां पे? इंडोनेशिया के द्वीपों पर, यानी सुमात्रा, जावा, स्पाइस आइलैंड, इन सब जगहों ध्यान लगाना। अब भारत से इनका वास्ता नहीं रह गया। तो दोस्तों, डचों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने सारे कर लिए हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और आप खुद देखिएगा कि आए हुए क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ कराए गए हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी नहीं आया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो आए हुए क्वेश्चंस है वही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अभी मैंने इसके पहले कराया था 1741 में कोलाचेल का युद्ध, ये शायद अभी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको भी पता है कि राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1741 में डचों को पराजित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो आपको दोस्तों पता ही होना चाहिए कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, और ऐसे फैक्ट अगर आप छोड़ोगे, लास्ट में जाके अगर एक नंबर से आप रुकते हो, तब आपको समझ में आता है अगर वो चीजें हमने एक और ध्यान रख ली होती, एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाता, तो आज हम मेंस दे रहे होते, या आज हम सिलेक्शन के प्रोसेस में होते। तो दोस्तों, जितना बताया जा रहा है, 15-20 मिनट की मेरी क्लास रहती है, उसको आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिपीट करिए कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। और अगर ये चीजें जितना मैं करा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने याद किया है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आप आने वाले एग्जाम में देख लीजिएगा, या जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन मैं सारी जगह से देखकर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ना छूटे, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराता हूँ। और आप देख भी सकते हैं कि जो आने वाले हैं वो भी हो रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो भी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। अगली क्लास में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज थोड़ा ज्यादा होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा ही अंततः भारत पर उपनिवेश अपना स्थापित किया जाता है, और जाके 1947 में हम आजाद होते थे। इसलिए अंग्रेजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आगे उनकी क्या विचारधाराएं थी वो समझ में आए। तो आपको हमारी क्लास दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।